हेलो गाइस, दिस इज मुकेश। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है फिजिक्स तड़का। तो आज हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स का लेक्चर नंबर 17। ठीक है, लेक्चर नंबर जो 15 था उसमें हमने मॉलिक्यूलर फिजिक्स स्टार्ट की थी, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन किया था, टाइप्स किए थे जो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा उसके कौन कौन से टाइप हो सकते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, उसके बाद जो लेक्चर नंबर 16 था उसमें हमने प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा डिस्कस किया था। उसमें दो टाइप थे हमारे पास, लीनियर मॉलिक्यूल और सेकंड था हमारे पास सिमेट्रिक टॉप। उसका जो रोटेशनल स्पेक्ट्रा था वो किस टाइप का था उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे बेसिकली वाइब्रेशनल रोटेटर। ठीक है, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ वाइब्रेशन प्लस रोटेशनल मोशन। ठीक है, अब एक मॉलिक्यूल है हमारे पास, डायटोमिक मॉलिक्यूल ही ले लो हमारे पास, जैसे डायटोमिक मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब ये वाइब्रेट भी कर रहा है और वाइब्रेट करने के साथ साथ रोटेट भी कर रहा है। अब देखो, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा, उसमें हमने दो केस किए थे, रिजिड और नॉन रिजिड। रिजिड में हमारे पास जो मॉलिक्यूल था वो रिजिड था, वो वाइब्रेट नहीं कर रहा था। नॉन रिजिड में उसकी डिस्टेंस भी चेंज हो रही थी, लेकिन वो जो वाइब्रेशन था वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से था, ड्यू टू रोटेशन। रोटेशन की वजह से एक वाइब्रेशन हो रहा था वहाँ पे। जो नॉन रिजिड का केस था, ये याद रखना, जो नॉन रिजिड का केस था वहाँ पे जो टर्म थी हमारे पास, नॉन रिजिड में हमारे पास जो टर्म थी, एक एक्स्ट्रा टर्म थी बी जे प्लस वन माइनस डी जे स्क्वायर जे प्लस वन होल स्क्वायर। ये था हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल डिस्टोर्शन। सेंट्रीफ्यूगल डिस्टोर्शन, इसकी वजह से जो मॉलिक्यूल थी, नॉन रिजिड का मतलब इसकी जो डिस्टेंस है वो चेंज हो रही थी। लेकिन ये वाइब्रेशन अलग है, इट इज़ ड्यू टू एक्सटर्नल रेडिएशन, ड्यू टू एक्सटर्नल इंफ्रारेड रेडिएशन। ठीक है, हम बाहर से एक इंफ्रारेड रेडिएशन, नियर इंफ्रारेड रेडिएशन फॉल करेंगे मॉलिक्यूल पे, उसकी वजह से मॉलिक्यूल वाइब्रेट करेगा, ना कि रोटेशन की वजह से वाइब्रेट करेगा। ठीक है, वो रोटेशन की वजह से वाइब्रेट नहीं कर रहा है, यहाँ पे हम इंफ्रारेड रेडिएशन, नियर इंफ्रारेड रेडिएशन फॉल करवा रहे हैं मॉलिक्यूल पे, उसकी वजह से वो वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है, ये वाइब्रेशन, ये हमारे पास ये सेंट्रीफ्यूगल डिस्टोर्शन था। उसकी रोटेशन की वजह से उसके जो बॉन्ड लेंथ थी वो चेंज हो रही थी ड्यू टू रोटेशन। ठीक है, और उसकी वैल्यू बहुत स्मॉल थी। इसकी जो डिस्टोर्शन, सेंट्रीफ्यूगल डिस्टोर्शन, इसकी वैल्यू बहुत स्मॉल वैल्यू थी। ये वाइब्रेशन और ये वाइब्रेशन दोनों अलग अलग है। ये वाइब्रेशन है रोटेशन की वजह से, अब ये वाइब्रेशन रोटेशन से भी हाई लेवल का है। अब इस वाइब्रेशन में ही रोटेशन होंगे, इस रोटेशन में वाइब्रेशन थे, लेकिन वो वाइब्रेशन बहुत स्मॉल थे, वो थे सेंट्रीफ्यूगल डिस्टोर्शन की वजह से। अब ये वाइब्रेशन होगा नियर इंफ्रारेड रेडिएशन की वजह से। इंफ्रारेड जो मॉलिक्यूल है एक वाइब्रेशन लेवल से दूसरे वाइब्रेशन लेवल में जाएगा, और उन्हीं वाइब्रेशन लेवल से रोटेशन लेवल अटैच होंगे। ठीक है, अब देखो, ये जो मॉलिक्यूल है, जो वाइब्रेशनल रोटेशन स्पेक्ट्रा है, जो कंबाइंड स्पेक्ट्रा है, कंबाइंड वाइब्रेशन प्लस रोटेशनल मोशन है, इसमें जो टोटल स्पेक्ट्रा है, इट इज़ ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ मॉलिक्यूल इन वन वाइब्रेशन लेवल टू अनदर वाइब्रेशन लेवल ऑफ सेम इलेक्ट्रॉनिक लेवल। ठीक है, हमारे पास दो इलेक्ट्रॉनिक लेवल है, ए इलेक्ट्रॉनिक लेवल है, ये बी इलेक्ट्रॉनिक लेवल। इसके कुछ वाइब्रेशन लेवल होंगे, इसके भी कुछ वाइब्रेशन लेवल होंगे, ये वाइब्रेशन लेवल है। ठीक है, ये वाइब्रेशन लेवल है। इन वाइब्रेशन लेवल से रिलेटेड हमारे पास रोटेशनल लेवल होंगे, ये रोटेशनल लेवल होंगे हमारे पास। ठीक है, प्योर रोटेशन कह देते हैं। सिर्फ प्योर रोटेशन में जो ट्रांजिशन थी वो यहाँ हो रही थी, एक ही वाइब्रेशन में एक रोटेशन से दूसरे रोटेशन में जो ट्रांजिशन हो रही थी वो प्योर रोटेशनल ट्रांजिशन थी। अब क्या होगा, एक वाइब्रेशन लेवल से दूसरे वाइब्रेशन लेवल में ट्रांजिशन होगा, एक वाइब्रेशन से दूसरे वाइब्रेशन लेवल में ट्रांजिशन होगा, तो हमें वाइब्रेशनल प्लस रोटेशनल स्पेक्ट्रा मिलेगा, क्योंकि एक ही वाइब्रेशन लेवल के बहुत सारे रोटेशन लेवल भी है। मान लो ये दो हमारे पास वाइब्रेशन लेवल है, इसके बहुत सारे रोटेशन भी है, ये सभी रोटेशनल लेवल है। ये दो वाइब्रेशन है, ये फर्स्ट वाइब्रेशन है, इसको म्यू इक्वल टू 0 ले लो, इसको म्यू इक्वल टू 1 ले लो। अब इनके रोटेशनल लेवल भी, अब इनमें ट्रांजिशन होगी, अब रोटेशन लेवल भी चेंज हो सकते हैं इनमें। तो ये वाइब्रेशन प्लस रोटेशन कंबाइंड स्पेक्ट्रम है हमारे पास, ना कि सिर्फ वाइब्रेशन है। लेकिन जब हम इसको स्टडी करेंगे तो पहले हम वाइब्रेशन को सेपरेट पढ़ेंगे। ठीक है, वाइब्रेशन किस वजह से है, फिर उसमें हम रोटेशन ऐड कर देंगे, जो हमने रोटेशन पढ़ा है उसको ऐड कर देंगे डायरेक्ट। ठीक है कंबाइंड ये वाइब्रेशन प्लस रोटेशन, लेकिन हम सेपरेटली पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे वाइब्रेशन। अब देखो, जो एक्सपेरिमेंटली जो हमारे पास कंप्लीट स्पेक्ट्रा आया वो कैसा आया। ठीक है, उस स्पेक्ट्रा को देखेंगे और उसको फिर मैथमेटिकली हम वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे, मैथमेटिकली उसके लिए थ्योरी डेवलप करेंगे। तो पहले देखते हैं एक्सपेरिमेंटल स्पेक्ट्रा कैसे था वाइब्रेशनल प्लस रोटेशन मोशन का। एक्सपेरिमेंटल प्रैक्टिकल स्पेक्ट्रा किसी मॉलिक्यूल का कैसा मिला हमें, उसके बारे में देखते हैं। फिर उसको हम मैथमेटिकली डिराइव करने की कोशिश करेंगे, उसके लिए एक थ्योरी डेवलप करेंगे।
ठीक है। वो थ्योरी एग्जैक्ट मैच करती है नहीं करती है, उस थ्योरी को फिर मॉडिफाई करते जाएंगे आगे आगे। पहले थ्योरी सिंपल लेंगे, उसमें कुछ कमियां होंगी, उस थ्योरी को सुधारेंगे, फिर और कमियां होंगी, उस थ्योरी को और सुधारेंगे। ऐसे थ्योरी सुधारने से क्या होगा, हमारे जो लास्ट रिजल्ट आएगा वो मैच करेगा एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से। एक्चुअल में यही होता है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में, पहले एक्सपेरिमेंटल डाटा मिलता है, उसको फिर हम थियोरेटिकली मैच करवाते हैं एक्सपेरिमेंटल डाटा से, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटली हमें डाटा कैसा मिला, एक्सपेरिमेंटली हमें जो स्पेक्ट्रा है वो कैसे मिला, ठीक है। ये नोट करना तुम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये और बहुत ही ईजी है, ठीक है। इससे नेट में भी क्वेश्चन बनता है और गेट में भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। जो एक्सपेरिमेंटल हमारे पास डाटा था वो देखो कैसा था, एक्सपेरिमेंटल स्पेक्ट्रा ऑफ वाइब्रेशन प्लस रोटेशनल मोशन, ठीक है। ये लेवल्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था भाई, लेवल्स इलेक्ट्रॉनिक होंगे, एक इलेक्ट्रॉन में वाइब्रेशन होंगे, एक वाइब्रेशन में फिर रोटेशनल होंगे। उनकी एनर्जी के बारे में भी डिस्कस किया था और इनकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेंज है इनकी किस किस रेंज में फॉल करते हैं उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। अब जो हमें स्पेक्ट्रा मिलेगा वो कुछ इस टाइप से मिलेगा, हमें एक इंटेंस लाइन मिलेगी, ठीक है, वाइब्रेशन लाइन मिलेगी किसी पर्टिकुलर वेव नंबर फ्रीक्वेंसी पे ओमेगा पे, ठीक है। फिर हमें कुछ वीक लाइन मिलेगी, जो सेकंड लाइन होगी वो लगभग 2 ओमेगा पे होगी, वो वीक होगी, और जो थर्ड लाइन होगी वो इससे भी वीक होगी, उसकी इंटेंसिटी और भी कम होगी, वो लगभग 3 ओमेगा पे होगी, ठीक है। ये हमें वाइब्रेशन लाइन मिलेगी, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली मिल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है ये तुम्हें देखो अभी समझ में नहीं आएगा तुम्हें, ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। जैसे जैसे हम थ्योरी डेवलप करते जाएंगे वैसे वैसे तुम्हें इसके बारे में आइडिया होता जाएगा। एक इंटेंस लाइन मिलेगी, इसको लाइन नहीं कहेंगे, इनको बैंड कहेंगे हम। जो वाइब्रेशन रोटेशन में जो हमें लाइन मिलती है उसको हम बैंड कहेंगे, क्योंकि इसके साथ रोटेशनल लेवल भी अटैच होंगे, क्योंकि एक वाइब्रेशन लेवल के साथ बहुत सारे रोटेशनल लेवल भी है। ये दूसरा वाइब्रेशन लेवल है, इसके साथ रोटेशन लेवल है, ये फर्स्ट वाइब्रेशन लेवल है, इसके साथ रोटेशन लेवल है। तो एक जो वाइब्रेशन लेवल की ट्रांजिशन है, ये जो ट्रांजिशन है एक वाइब्रेशन लेवल की ट्रांजिशन है, इसके साथ बहुत सारी रोटेशन लेवल की ट्रांजिशन भी अटैच होगी। और वो किस टाइप से होगी, वो इस टाइप से होगी हमारे पास, इंक्रीज करेगी पहले दोनों साइड उनकी इंटेंसिटी, फिर डिक्रीज करेगी। ये हमें एक्सपेरिमेंटल मिल रहा है, ये ऐसे इंक्रीज कर रही है फिर डिक्रीज कर रही है, इधर भी इंक्रीज कर रही है फिर डिक्रीज कर रही है। इसे हम कहेंगे आर ब्रांच और इसे कहेंगे हम पी ब्रांच। अभी इसके बारे में तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है, आर ब्रांच पी ब्रांच क्या है, ये नए से वर्ड है तुम्हारे लिए अभी, ठीक है। बस एक आइडिया दे रहा हूँ तुम्हें एक्सपेरिमेंटली क्या मिला हमें, इस चीज़ को हम मैथमेटिकली थियोरेटिकली इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये हमें बैंड मिल रहे हैं अलग अलग, और इस बैंड की इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा है, मैक्सिमम इंटेंसिटी, इसे हम कहेंगे फंडामेंटल बैंड, फंडामेंटल बैंड। फिर एक सेकंड बैंड होगा, इसके भी लेवल्स होंगे अलग अलग, रोटेशनल लेवल, इसकी भी अलग अलग ब्रांच होगी, ये आर ब्रांच होगी, ये पी ब्रांच होगी, इस टाइप से। फिर एक थर्ड बैंड मिलेगा हमें, इसकी भी अलग अलग ब्रांच होगी ऐसे, ठीक है, 3 ओमेगा पे। इनकी जो इंटेंसिटी है वो लगातार डिक्रीज करती जाएगी, ठीक है। ये हमें टोटल एक्सपेरिमेंटल ग्राफ मिलेगा स्पेक्ट्रा का, टोटल जो वाइब्रेशनल रोटेशन स्पेक्ट्रा है उसका एक्सपेरिमेंटल ये ग्राफ है हमें। अब इसको मैथमेटिकली हमें सोल्व कर, अब देखो जो रोटेशन स्पेक्ट्रा है, ये जो रोटेशनल स्पेक्ट्रा है, ठीक है, इनकी डिस्टेंस भी चेंज होगी और इनकी इंटेंसिटी देखो, पहले इस बैंड के पास में इनकी इंटेंसिटी कम है, फिर इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है, फिर इंटेंसिटी डिक्रीज हो रही है। इसको भी हम देखेंगे ऐसा क्यों हो रहा है। और इस साइड में जो लेवल्स है उनका जो ये जो गैप है इनके बीच का, ये भी चेंज हो रहा है। ये कैसे चेंज हो रहा है इनको भी हम ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। और इसे आर ब्रांच क्यों कहते हैं, इसे पी ब्रांच क्यों कहते हैं, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और हमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जो फंडामेंटल बैंड है इसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, फिर सेकंड बैंड की इंटेंसिटी कम होगी, थर्ड बैंड की इंटेंसिटी और भी कम होगी। इन्हें बैंड क्यों कहा गया, क्योंकि इनमें बहुत सारी लाइंस मिल रही है, इसलिए इनको बैंड कहा गया। ये फंडामेंटल बैंड, ये वीक बैंड, इनको कहते हैं हम वीक बैंड, जिनकी इंटेंसिटी कम है इसलिए इनको वीक बैंड कहते हैं, या इनको ओवरटोन भी कहते हैं। एक और वर्ड है इनका ओवरटोन, ठीक है। इसको हमें एक्सप्लेन करना है। अब देखो ये तो है वाइब्रेशन की वजह से, ये एक वाइब्रेशन की वजह से, एक वाइब्रेशन लेवल से दूसरे वाइब्रेशन लेवल में ट्रांजिशन है, तो ये फंडामेंटल बैंड है। अब ये सेकंड फंडामेंटल बैंड है, एक दूसरे वाइब्रेशन लेवल से किसी और वाइब्रेशन लेवल में ट्रांजिशन, लेकिन उसकी इंटेंसिटी बहुत कम है।
ये थर्ड फंडामेंटल बैंड, और उसके साथ में ये रोटेशन लेवल अटैच है, ये सभी रोटेशन लेवल है। तो पहले तो हम इसको देखेंगे, सिर्फ हमें तो पहले तो ये बैंड्स मिलने चाहिए, उसके बाद हम रोटेशनल पे जाएंगे कम। देखो पहले हम वाइब्रेशन को वेरीफाई करेंगे, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा ऐसा क्यों मिल रहा है हमें, एक बैंड मिल रहा है, फिर सेकंड बैंड, फिर थर्ड बैंड, और इनकी इंटेंसिटी है वो कम होती जा रही है। पहले इसको हम वेरीफाई करेंगे, देखो पहले इसको हम वेरीफाई करेंगे, इतनी चीज़ को थियोरेटिकली, ठीक है। पहले इस चीज़ को वेरीफाई करेंगे, फिर हम इसके साथ में जो ये लेवल्स है इनको मैथमेटिकली थियोरेटिकली वेरीफाई करेंगे, ठीक है, थ्योरी डेवलप करेंगे इसके लिए, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा तुम्हें हमें करना क्या है, ठीक है। नहीं इतना तुम्हें अभी कुछ आइडिया नहीं हो रहा, ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है तुम्हें, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सा पैटर्न लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तुम्हें क्लियर होता जाएगा। एक एक चीज़ को उठाएंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और फिर इसके अंदर जाते जाएंगे हम, ठीक है। पहले ऊपर वाली लाइन से स्टार्ट करेंगे, फिर इसके डीप में जाते जाएंगे, ठीक है। पहले तो ये लाइन देखेंगे, ये लाइन क्यों आ रही है, फिर ये अंदर वाली लाइंस क्यों आ रही है, इनके बारे में हम पता करेंगे, ठीक है। पहले हम पढ़ते हैं प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, इन लाइन के बारे में, ये लाइन हमें क्यों मिल रही है और इनकी इंटेंसिटी डिक्रीज क्यों कर रही है। फिर हम पढ़ेंगे वाइब्रेशनल प्लस रोटेशन, उनका कंबाइंड मोशन। प्योर रोटेशन पढ़ा है हमने, प्योर वाइब्रेशन हम अभी पढ़ेंगे, फिर उसको कंबाइंड कर देंगे रोटेशन प्लस वाइब्रेशन, तो ये हमें कंप्लीट स्पेक्ट्रा मिलेगा। और ये इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बारे में भी हम देखेंगे, ठीक है। तो पढ़ते हैं हम कंप्लीट प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, ठीक है। प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा कैसा होगा हमारे पास, ठीक है। लेकिन एक्सपेरिमेंटली प्योर वाइब्रेशनल होगा नहीं, मैथमेटिकली थियोरेटिकली हम कह सकते हैं प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, ठीक है। उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। अब देखते हैं हम प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। देखो जो हमें बैंड मिल रहा था, ये सभी बैंड मिल रहे थे हमें, इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं, ये बैंड क्यों मिल रहे हैं। ये वाइब्रेशनल ट्रांजिशन, ये एक वाइब्रेशन लेवल से दूसरे वाइब्रेशन लेवल में ट्रांजिशन की वजह से हमें मिल रहे थे, लेकिन हम यहाँ पे रोटेशन कंसिडर नहीं कर रहे अभी, क्योंकि हम सिर्फ वाइब्रेशन की बात कर रहे हैं। पहले इस चीज़ को वेरीफाई करते हैं हम, ठीक है, ऐसा क्यों मिल रहा है हमें। तो हमने एक डायटोमिक मॉलिक्यूल ले लिया, सिंपल मॉलिक्यूल है जिसकी डिस्टेंस इक्विलिब्रियम डिस्टेंस आ रही है। अब इसको मान लिया हमने, सबसे सिंपलेस्ट केस मान लिया इसको, ये हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब इसका जो पोटेंशियल है वो इस टाइप का है, वी आर इक्वल टू हाफ के आर माइनस आर ई स्क्वायर। अब मान लीजिए इसको जो डायटोमिक मॉलिक्यूल है, इट इज़ ए हार्मोनिक ऑसिलेटर। सबसे बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं हमने मॉलिक्यूल को, मान लिया इट इज़ ए हार्मोनिक ऑसिलेटर, ये इसकी डिस्टेंस है, और आर ई इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, ठीक है। और यहाँ पे जो के है हमारे पास वो है डी स्क्वायर वी ओवर डी आर स्क्वायर, ये एक हार्मोनिक ऑसिलेटर है। अब इस हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी क्या होगी, देखो इसको, इस पोटेंशियल को हम श्रोडिंगर इक्वेशन में पुट करेंगे, श्रोडिंगर इक्वेशन को सोल्व करेंगे, तो हार्मोनिक ऑसिलेटर की हमारे पास एनर्जी आएगी। श्रोडिंगर इक्वेशन क्या है हमारे पास, माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m डेल स्क्वायर साई प्लस वी साई इक्वल टू ई साई। इस v को हम यहाँ पुट करेंगे, फिर इस श्रोडिंगर इक्वेशन को सोल्व करेंगे। हम यहाँ सोल्व करने वाले नहीं है यहाँ पे, क्योंकि तुमने क्वांटम मैकेनिक्स में ये सोल्व करते हो तुम, ठीक है, यहाँ हमें सोल्व करने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास जो एनर्जी आएगी हार्मोनिक ऑसिलेटर की, वो एनर्जी आएगी हमारे पास एच म्यू ऑसिलेशन म्यू प्लस हाफ, और यहाँ पे जो म्यू होगा ये होगा हमारे पास वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर, और म्यू ऑसिलेशन होगा यहाँ पे वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, ये हमारे पास एनर्जी आएगी, ठीक है। म्यू ऑसिलेशन की यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा म्यू ऑसिलेशन का, वो होगा हमारे पास 1/2 पाई रूट के बाय म्यू, और यहाँ पे जो म्यू है वो है रिड्यूस्ड मास। तो ये एनर्जी आएगी यदि हम डायटोमिक मॉलिक्यूल सिंपलेस्ट केस है, इसको हार्मोनिक ऑसिलेटर माने, तो हमारे पास जो एनर्जी आएगी वो आएगी एच म्यू ऑसिलेशन म्यू प्लस हाफ। यहाँ पे जो म्यू है वो वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर है, एंड म्यू ऑसिलेशन इसको वी भी लिख सकते हो तुम डायरेक्ट, वी ऑसिलेशन लिख लो इसको डायरेक्ट, म्यू ना लिखो तो वी लिख लो इसको, तुम्हारी मर्जी है, कोई भी नाम दे दो इसको। वी ऑसिलेशन वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 1/2 पाई रूट के बाय म्यू, वेयर म्यू इज द रिड्यूस्ड मास। इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, तो जो रिड्यूस्ड मास होगा m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, इट इज़ रिड्यूस्ड मास, ठीक है। ये हमारे पास म्यू ऑसिलेशन होगा, ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास जो टर्म वैल्यू होगी, जो वेव नंबर होगा हमारा इससे रिलेटेड, वो क्या होगा, उसको जी म्यू से लिख लेते हैं हम, जी म्यू इक्वल टू एच म्यू ऑसिलेशन
अपॉन एच सी, उसको एच सी से हम डिवाइड कर देते हैं, ई को एच सी से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये टर्म वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्या आएगा, म्यू प्लस हाफ, तो ये आएगा म्यू ऑसिलेशन या वी ऑसिलेशन, मैं बार बार म्यू लिख रहा हूँ इसको, वी ऑसिलेशन अपॉन सी म्यू प्लस हाफ, ठीक है। वी ऑसिलेशन अपॉन सी, इसको ओमेगा लिख लो, ओमेगा म्यू प्लस हाफ, ओमेगा वाइब्रेशनल कांस्टेंट हो जाएगा यहाँ पे, जो ओमेगा इट इज़ वाइब्रेशनल कांस्टेंट, ये वाइब्रेशनल कांस्टेंट होगा और उसकी वैल्यू होगी म्यू ऑसिलेशन बाय सी। यदि हम वाइब्रेशनल कांस्टेंट किसी तरीके से निकाल लें तो हमें वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, ठीक है। अब ये देखो हमने सिंपल केस लिया है, ये जो डायटोमिक मॉलिक्यूल है इट इज़ कंसिडर्ड एज ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, हार्मोनिक ऑसिलेटर कंसीडर किया तो हमें एनर्जी मिली दिस काइंड ऑफ वेव नंबर वी आर गेटिंग, ठीक है। हमें इस टाइप का वेव नंबर मिल रहा है यदि हम उसको हार्मोनिक ऑसिलेटर कंसीडर करें। अब इसके लेवल्स कैसे ड्रॉ होंगे, इनके लेवल से ड्रॉ करो। अब लेवल ड्रॉ करेंगे, फिर उन लेवल में जो ट्रांजिशन होगा वो हमें स्पेक्ट्रा देगा। अब ये जो स्पेक्ट्रा मिलेगा इससे क्या ये एक्सपेरिमेंटल स्पेक्ट्रा से मैच कर रहा है, जो हमें फंडामेंटल बैंड मिल रहा था, जो हमें वीक बैंड मिल रहे से क्या उनसे मैच करेगा ये, यदि करेगा तो हम कह सकते हैं वो हार्मोनिक ऑसिलेटर है, ठीक है। यदि नहीं करेगा तो उसको और ज़्यादा हम मॉडिफाइड करने की ज़रूरत है। तो इसके लेवल्स ड्रॉ करो, देखो लेवल्स कैसे ड्रॉ होंगे इसके, ये नोट करते रहना भाई पॉज करके, देखो नोट्स खुद बनाने पड़ेंगे, नोट्स खुद बनाओगे तो तुम्हें उतना याद रहेगा, ऐसे नहीं है तुम नोट्स नहीं बना रहे, इसको साथ साथ में नोट्स बनाते रहो। यदि नोट्स नहीं बनाओगे तो 2 दिन बाद ये क्लियर हो जाएगा। अब मेरे को खुद को याद नहीं, मैंने 20 दिन बाद जो सब एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स का जो फर्स्ट लेक्चर है मैंने उसमें क्या क्या पढ़ाया था, मेरे को इतना याद है बस बोर मॉडल पढ़ाया था। अब कैसे स्टार्ट किया था, क्या पैटर्न था पढ़ाने का, उसको मेरे को कुछ भी याद नहीं है, ठीक है। तो मेरे को ही याद नहीं है तो तुम्हें कैसे याद रह पाएगा, ठीक है। 2 दिन बाद तुम फिर भूल जाओगे इसको। तो साथ साथ नोट्स बनाओ और उनको रिवाइज करो, ठीक है। इंपॉर्टेंट फार्मूला को नोट्स करो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करो जो मैं बोलता हूँ, ठीक है। तो देखो इसका जो हमारा ग्राफ है वो कैसा होगा, इसका एनर्जी लेवल्स का ग्राफ कैसा होगा। देखो म्यू की वैल्यू यहाँ पे हो सकती है 0, 1, 2, 3, ये क्वांटम, ये पॉसिबल वैल्यू हो सकती है म्यू की, ठीक है। तो ग्राउंड लेवल होगा हमारे पास म्यू इक्वल टू 0, इसके लिए एनर्जी होगी ω/2। फर्स्ट लेवल होगा हमारे पास म्यू इक्वल टू 1, इसकी एनर्जी होगी 3/2 ओमेगा, 3 ω/2। फिर होगा 5 ω/2, म्यू इक्वल टू 3, म्यू इक्वल टू 4, 7 ω/2, ठीक है। ये हमारे पास लेवल्स होंगे। अब इनमें ट्रांजिशन होगी आपस में, ठीक है, इनमें आपस में ट्रांजिशन होगी। हमें ट्रांजिशन रूल पता है, यहाँ पे हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए जो ट्रांजिशन रूल है वो है +-1 फॉर हार्मोनिक ऑसिलेटर फॉर डाइपोल ट्रांजिशन। जो हार्मोनिक ऑसिलेटर में डाइपोल ट्रांजिशन होगी अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स इट इज़ +-1। 0 से 1 में ट्रांजिशन हो सकती है, 1 से 2 में ट्रांजिशन हो सकती है, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा। 2 से 3 में ट्रांजिशन हो सकती है, 3 से 4 में ट्रांजिशन हो सकती है, ये वाली ट्रांजिशन पॉसिबल होगी यहाँ पे। यदि हम इसको इंफ्रारेड रेडिएशन देंगे मॉलिक्यूल को, इट विल ट्रांसमिट इनटू 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 अकॉर्डिंग टू द क्वांटम मैकेनिक्स, बिकॉज द सिलेक्शन रूल वी हैव गिवन फ्रॉम द क्वांटम मैकेनिक्स इज गिवन बाय दिस डेल्टा म्यू इक्वल टू +-1, ठीक है। तो ये हमारे पास ट्रांजिशन होगी। अब इनका गैप क्या होगा, ये लाइन्स, ये स्पेक्ट्रल लाइन्स होगी। ये जो ट्रांजिशन है दैट ट्रांजिशन इज स्पेक्ट्रल लाइन, दैट ट्रांजिशन इज स्पेक्ट्रल लाइन, ये ट्रांजिशन स्पेक्ट्रल लाइन होगी। क्योंकि हमें जो स्पेक्ट्रल लाइन मिलती है, जो हमें स्पेक्ट्रा मिलता है, बेसिकली इट इज़ ट्रांजिशन फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल, ठीक है। जो हमें ट्रांजिशन ही एक्चुअल में हमें जो ऑब्जर्व होती है वो ट्रांजिशन ऑब्जर्व होती है, हमें ये लेवल्स नहीं ऑब्जर्व होते, हमें ट्रांजिशन ऑब्जर्व होती है, ठीक है। ट्रांजिशन ऑब्जर्व होती है हमें, ठीक है। तो ये स्पेक्ट्रल लाइन ये ट्रांजिशन है। अब देखो जो फर्स्ट ट्रांजिशन है उसमें जो गैप है वो कितने का है, 3 ω/2 - ω/2, ओमेगा का गैप है। जो फर्स्ट ट्रांजिशन में इसमें गैप ओमेगा का है, सेकंड ट्रांजिशन में गैप ओमेगा, थर्ड ट्रांजिशन में गैप ओमेगा, फोर्थ ट्रांजिशन में गैप ओमेगा। मतलब एक ही लाइन मिल रही है और बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइन मिल रही है, क्योंकि सभी ट्रांजिशन में ओमेगा ही फ्रीक्वेंसी मिल रही है, ओमेगा ही फ्रीक्वेंसी मतलब सेम एनर्जी मिल रही है, हर ट्रांजिशन में सेम एनर्जी मिल रही है। तो मतलब वो एक बहुत ही ज़्यादा इंटेंस लाइन मिल रही है, एक ही लाइन मिलेगी वो बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिटी की होगी, हाई इंटेंसिटी की लाइन होगी बहुत ही ज़्यादा। और इसकी जो वाइब्रेशनल नंबर होगा, इसका वेव नंबर होगा ओमेगा होगा। इस वेव नंबर से हम फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं, म्यू ऑसिलेशन इक्वल टू ओमेगा × c, क्योंकि हमने देखा था ओमेगा है म्यू/c,
ठीक है। तो एक ही लाइन मिल रही है हमें। यदि हम जो डायटोमिक मॉलिक्यूल है इसको एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर कंसीडर करें तो हमें क्या मिलता है, सिर्फ एक ही बैंड मिलता है और वो है फंडामेंटल बैंड। ठीक है, अब ये है सिर्फ फंडामेंटल बैंड, तो एक ही बैंड मिल रहा है हमें। लेकिन एक्सपेरिमेंटली हमें क्या मिलना चाहिए, एक्सपेरिमेंटली हमें फंडामेंटल बैंड के साथ साथ कुछ वीक बैंड भी मिलने चाहिए, जो यदि मॉलिक्यूल को हम हार्मोनिक ऑसिलेटर कंसीडर करें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसको साथ साथ नोट करते रहना भाई। अब देखो क्या हो रहा है, हमें एक ही बैंड मिल रहा है और जिसकी इंटेंसिटी बहुत हाई है। लेकिन एक्सपेरिमेंटली क्या है, कुछ वीक बैंड भी मिलते हैं हमें, लगभग 2 ओमेगा पे, लगभग 3 ओमेगा पे कुछ वीक बैंड भी मिलने चाहिए थे। लेकिन हार्मोनिक ऑसिलेटर यदि हम कंसीडर करें एटम को मॉलिक्यूल को, तो ये वीक बैंड नहीं मिलते हमें। ठीक है, तो मतलब वो प्योरली हार्मोनिक ऑसिलेटर तो नहीं है। इससे ये हमें पता लग गया वो प्योरली हार्मोनिक ऑसिलेटर नहीं है। तो अब क्या कंसीडर किया, अब इसको कंसीडर किया गया भाई वो प्योरली हार्मोनिक ऑसिलेटर नहीं है, उसमें जो हायर ऑर्डर टर्म है पोटेंशियल में वो भी कंसीडर की गई। उसकी एन हार्मोनिसिटी को कंसीडर किया गया, वो प्योरली हार्मोनिक ऑसिलेटर नहीं है, वो एन हार्मोनिक ऑसिलेटर है, एन हार्मोनिक ऑसिलेटर। उसकी एन हार्मोनिसिटी को भी कंसीडर किया गया। अब इसको कंसीडर करेंगे, जो पोटेंशियल हमारे पास है वो उसमें हायर ऑर्डर टर्म भी आ जाएगी, हाफ के आर माइनस आर ई स्क्वायर 1/3 फैक्टोरियल आर माइनस आर ई क्यूब डी स्क्वायर डी क्यूब वी बाई डी आर क्यूब एट आर इक्वल टू आर ई प्लस सम अदर टर्म्स। ये हायर ऑर्डर टर्म भी, ये तो हमारे पास पोटेंशियल था, यहाँ पे जो के था वो था हमारे पास डी स्क्वायर वी बाई डी आर स्क्वायर एट आर इक्वल टू आर ई। अब ये टर्म ही हमने पहले कंसिडर की थी, अब हमने हायर ऑर्डर टर्म भी कंसिडर कर ली। अब देखो जो ऑसिलेशन कर रहा है, जो मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहा है वो स्मॉल वाइब्रेशन नहीं। यदि वो स्मॉल वाइब्रेशन होता तो हम उसको सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर कंसिडर कर सकते थे। यदि f इक्वल टू माइनस के एक्स माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल होता, सिंपल हार्मोनिक मोशन होता, तो हम उसको सिंपल ये कंसिडर कर सकते थे। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती, यहाँ पे जो हमें फ्रीक्वेंसी मिलती वो एक ही फ्रीक्वेंसी मिलती, एक ही लाइन मिलती। लेकिन हमें लाइन बहुत ज़्यादा मिल रही है तो हम इसको ये कंसिडर नहीं कर सकते, इसमें हमें हायर ऑर्डर टर्म भी कंसिडर करनी पड़ेगी। ये हायर ऑर्डर टर्म कंसिडर करने के बाद हमारे पास जो एनर्जी आएगी, ठीक है। अब देखो जो फंडामेंटल बैंड है, हायर ऑर्डर टर्म कंसिडर करने के बाद उसकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है ये भी चेंज हो जाएगी। अब एन हार्मोनिसिटी कंसिडर करने के बाद अब जो फ्रीक्वेंसी जो पहले मिल रही थी, इसका मतलब ये नहीं है पहले, अब भी यही मिलेगी, अब ये भी चेंज हो जाएगी। अब जो हमारे पास एनर्जी आएगी वो ये आएगी एच सी ओमेगा ई म्यू प्लस हाफ। इसको याद रखना भाई, ये क्वांटम मैकेनिक्स से आता है सोल्व करके, माइनस एच सी ओमेगा ई एक्स ई म्यू प्लस हाफ स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस सम अदर टर्म। ठीक है, ये एनर्जी आएगी हमारे पास। ठीक है, अब जो एनर्जी आएगी ओमेगा ई, ये हमारे पास वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। अब देखो जब जो पोटेंशियल था, एक्चुअल में ये पोटेंशियल ही तो है, ये पोटेंशियल है, ये पैराबोलिक टर्म थी, ये पैराबोलिक टर्म थी। इसके बाद उसमें कुछ और टर्म हमने ऐड कर दिया। जो टोटल पोटेंशियल एक्चुअल में वो कैसा है, देखो यदि हम एन हार्मोनिसिटी कंसीडर करें, जो टोटल पोटेंशियल है वो कैसा है हमारे पास, देखो एक्चुअल में जो टोटल पोटेंशियल है वो इस टाइप का है। सॉरी, ये हमने फर्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। फर्स्ट लेक्चर मतलब एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर का मॉलिक्यूलर फिजिक्स का फर्स्ट लेक्चर। इस टाइप का हमारे पास पोटेंशियल है। ठीक है, यदि एक्चुअल पोटेंशियल इस टाइप का हमारे पास डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए, लेकिन हमने शुरू में इतना ही कंसिडर किया था, पैराबोलिक पार्टी। जब हमने उसको सिंपल हार्मोनिक माना था, वो सिंपल हार्मोनिक है, वो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, तब हमने सिर्फ ये पार्ट कंसिडर किया था, ये वाला। ठीक है, अब उसको एन हार्मोनिक ऑसिलेटर मानेंगे तो ये कंप्लीट पार्ट हमें कंसिडर करना पड़ेगा, उसमें ये हायर ऑर्डर टर्म भी आएगी। अब जो फ्रीक्वेंसी होगी, अब ये ओमेगा, ये इट इज़ द वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी फॉर द पैराबोलिक पार्ट। ठीक है, इट इज़ द वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी फॉर द पैराबोलिक पार्ट कंबाइंड। और ओमेगा ये एक्स सी होगा यहाँ पे एन हार्मोनिसिटी कांस्टेंट, एन हार्मोनिसिटी कांस्टेंट।
ये हमारे पास ओमेगा ई इंटू एक्स होगा, और जो ओमेगा ई इंटू एक्स होगा ये हमेशा पॉजिटिव होगा, और इसकी जो वैल्यू है ओमेगा इंटू एक्स की, इसकी वैल्यू ओमेगा ई से बहुत कम होगी, मतलब एक्स की वैल्यू 1 से बहुत कम होगी। ठीक, ओमेगा ई इंटू एक्स की वैल्यू ओमेगा ई से बहुत कम होगी, मतलब एक्स की वैल्यू 1 से बहुत कम होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास कंप्लीट एनर्जी होगी। अब इसको टर्म वैल्यू के रूप फॉर्म में लिखते हैं हम। टर्म वैल्यू, अब देखो हमने एन हार्मोनिसिटी कंसिडर कर लिया। अब जो मॉलिक्यूल है इट इज़ नॉट ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, इट इज़ एन हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, अब हायर ऑर्डर टर्म भी कंसिडर कर लिया। मॉलिक्यूल है वो ज़्यादा वाइब्रेट करेगा तो वो टूट भी सकता है। पहले हमने उसको हल्का सा ऑसिलेट करवाया था, तब उसको माना था वो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है। अब उसको हम ज़्यादा ऑसिलेट करवाएंगे, अब वहाँ पे लीनियरिटी नहीं रही वहाँ पे। ठीक है, अब नॉन लीनियर हो गया सब कुछ। पहले लीनियर था, ठीक है, अब जो इक्वेशंस थी पहले वो लीनियर थी, जो फोर्स था वो पहले लीनियर था, अब नॉन लीनियरिटी आ गई वहाँ पे। ठीक है, अब जो मॉलिक्यूल है इट कैन डिसएसोसिएट, जो एटम है वो आराम से अलग अलग हो सकते हैं। यदि बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी दे, वाइब्रेशन लेवल की एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ा दे तो वो दोनों अलग भी हो सकते हैं, सेपरेट भी हो सकते हैं। लेकिन यदि उसको सिंपल हार्मोनिक कंसिडर करें तो वो कभी भी सेपरेट नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल एनर्जी आएगी। अब इसको टर्म वैल्यू के फॉर्म में लिखते हैं हम। देखो टर्म वैल्यू के फॉर्म में क्या लिखेंगे हम, देखो टर्म वैल्यू के फॉर्म में इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। टर्म वैल्यू भी कह सकते हैं या वेव नंबर भी कह सकते हैं हम। वेव नंबर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वेवलेंथ का अपोजिट होगा 1/λ। ठीक है, तो इसको hc से हमें बस डिवाइड करना है एनर्जी को। तो जी म्यू आएगा हमारे पास ओमेगा ई म्यू प्लस हाफ माइनस ओमेगा ई एक्स ई म्यू प्लस हाफ होल स्क्वायर प्लस सम हायर ऑर्डर टर्म। ठीक है, अब ये हमारे पास टर्म वैल्यू आएगी, वेव नंबर आएगा फॉर वाइब्रेशनल लेवल। ठीक है, ओमेगा ई होगी यहाँ पे वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी फॉर द पैराबोलिक पार्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास आ रहा है। अब ये एन हार्मोनिसिटी कांस्टेंट है। ठीक है, ये वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है। अब देखो जो ट्रांजिशन है यहाँ पे, अब देखो जो हमें ये कहा गया था भाई, जो एक्सपेरिमेंटली जो हमें वाइब्रेशन लेवल के जो गैप मिले वो इस टाइप से मिले। ठीक है, पहले एक बैंड मिला, अब देखो पहले ओमेगा फ्रीक्वेंसी पे मिला, फिर 2 ओमेगा पे कुछ मिले, फिर 3 ओमेगा पे कुछ मिले। अब ये कब पॉसिबल है, अब ये जब पॉसिबल है जब जो सिलेक्शन रूल है वो ±1 से भी कुछ ज़्यादा है। अब सिलेक्शन रूल यदि ±1 होगा तो हमें एक ही लाइन मिलेगी। यदि सिलेक्शन रूल ±1 ही हुआ सिर्फ तो हमें एक ही लाइन मिलेगी। देखो यदि ये लेवल्स है हमारे पास, ये अलग अलग लेवल्स है 0 1 2 3 4। ठीक है, ये लेवल्स है। यदि सिलेक्शन रूल सिर्फ ±1 हुआ तो एक ये आएगा हमारे पास, एक ये आएगा हमारे पास, एक ये आएगा, एक ये आएगा। क्योंकि सिलेक्शन रूल ±1 है तो 0 से 1 हो सकता है, 1 से 2 हो सकता है, 2 से 3 हो सकता है, 3 से 4 हो सकता है। तो एक ही लाइन मिलेगी। यदि लेवल्स का गैप सेम है, ओमेगा ही गैप है सभी का, तो एक ही लाइन मिलेगी। लेकिन हमें मिल रही है लाइन 3 ही आगे भी लाइन मिल रही है हमें, 2 मेगा पे मिल रही है, 3 मेगा मिल रही है। मतलब जो ट्रांजिशन है वो डेल्टा म्यू ±1 से भी कुछ ज़्यादा है। मतलब यहाँ पे +-2 भी हो सकता है, +-3 भी हो सकता है। 0 से वो 1 में भी वो 0 से वो 2 में भी ट्रांजिशन कर सकता है, 0 से 3 में भी कर सकता है, तभी तो 2 मेगा 3 मेगा आएगा। ठीक है, वो मतलब एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है, वो 0 से 2 में भी कर सकता है, 0 से 3 में भी कर सकता है वो ट्रांजिशन। तो तभी तो हम कह रहे हैं 2 मेगा पे एक लाइन मिलेगी, 3 मेगा, लेकिन उनकी इंटेंसिटी कम होगी क्योंकि ये जो ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटी है 0 से 2 0 से 3 वो बहुत ज़्यादा कम होगी। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये देखा भाई जो 2 मेगा वाली लाइन है वो एग्जैक्ट 2 मेगा पे नहीं होगी, उससे थोड़ी सी पीछे होगी। 2 मेगा वाली लाइन है वो एग्जैक्ट 2 मेगा पे नहीं होगी, उससे थोड़ी पीछे होगी। 3 मेगा वाली लाइन एग्जैक्ट 3 मेगा पे नहीं होगी, उससे थोड़ी सी पीछे होगी। इसका क्या रीज़न है, मतलब जो गैप है लेवल्स का वो धीरे धीरे डिक्रीज करता जा रहा है। द गैप ऑफ द लेवल इज डिक्रीजिंग एज वी इंक्रीजिंग म्यू नंबर, वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर। ठीक है, द गैप ऑफ लेवल, इस पॉइंट को नोट कर देना, इज डिक्रीजिंग एज वी गो इंक्रीजिंग वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर। तो मतलब देखो एक्सपेरिमेंटली एग्जैक्ट 2 मेगा पे नहीं मिला, वो मैंने अभी डिस्कस नहीं किया था, वो अभी डिस्कस किया। पहले मैंने इस चीज़ के बारे में नहीं बताया था क्योंकि इस चीज़ में तुम कंफ्यूज हो जाते।
ठीक है। अब बता रहा हूँ क्योंकि अब तुम्हें थोड़ा सा आइडिया हो गया 2 ओमेगा 3 ओमेगा के बारे में। अब जो लेवल्स है वो 2 ओमेगा से थोड़े से पीछे मिल रहे हैं, 3 ओमेगा से थोड़े से पीछे मिल रहे हैं। इसका क्या रीज़न है, जो लेवल्स का जो गैप है वो धीरे धीरे डिक्रीज़ करता जाएगा। और यहाँ से ये प्रूफ भी होता है क्योंकि म्यू बढ़ने पे ये जो माइनस टर्म आ रही है साथ में, तो लेवल्स का जो गैप है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो हमें जो वीक बैंड है, ये जो वीक बैंड मिल रहे हैं हमें, वीक बैंड ये 2 ओमेगा से थोड़े से कम वैल्यू पे मिलेंगे, 3 ओमेगा से थोड़े से कम वैल्यू पे मिलेंगे। तो ये जो गैप है धीरे धीरे डिक्रीज करता जाएगा हायर ऑर्डर पे जाने पे, ठीक है। तो इसलिए ये हमें वीक बैंड है, वो 2 ओमेगा से थोड़ा पीछे मिल रहा है 3 में, और इनकी इंटेंसिटी भी कम है। इनकी इंटेंसिटी कम क्यों है, क्योंकि 0 से 1 में ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटी सबसे मैक्सिमम होगी। पार्टिकल है 0 से 1 में सभी के सभी जा सकते हैं, प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा आई हो। 0 से 2 में जाना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम होगी, 0 से 3 में जाना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी और भी ज़्यादा कम होगी। इसलिए हमें जो ये बैंड्स है, वीक बैंड है, इनकी इंटेंसिटी कम मिल रही है, ठीक है। अब देखते हैं ये स्पेक्ट्रा, इसकी वजह से स्पेक्ट्रा कैसा होगा, ठीक है। हमें इससे आइडिया हो गया स्पेक्ट्रा इस टाइप का होना चाहिए। अब इससे मैथमेटिकली भी सोल्व करते हैं जो स्पेक्ट्रा एक्चुअल में वो मैथमेटिकली कैसा आ रहा है हमारे पास, ठीक है। और ये हम ओमेगा ई एक्स ई और ओमेगा ई की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं स्पेक्ट्रा से। यदि हमें स्पेक्ट्रा गिवन हो, स्पेक्ट्रा की हेल्प से हम एन हार्मोनिसिटी कांस्टेंट और जो ओमेगा ई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है, वाइब्रेशनल नंबर है, वाइब्रेशनल कांस्टेंट है फॉर पैराबोलिक पार्ट, इसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग दी स्पेक्ट्रा। हमें स्पेक्ट्रा दिया हो और पूछा गया हो ओमेगा ई क्या होगा, ओमेगा ई एक्स ई क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है। वो कैसे हम फाइंड करें, ठीक है। तो पहले देखते हैं वाइब्रेशनल जो स्पेक्ट्रा है फॉर एन हार्मोनिक ऑसिलेटर वो कैसा होगा। एक्सपेरिमेंटली तो हमें पता है ये एक्सपेरिमेंटली होगा। अब हम फॉर्मूला से, जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया टर्म नंबर का, वाइब्रेशनल टर्म नंबर्स का, उससे हम ड्रॉ करते हैं थियोरेटिकल स्पेक्ट्रा। इसको दोबारा लिख देते हैं। अब देखो जो स्पेक्ट्रा है वो कैसा होगा। हमारे पास जी म्यू है, तो जी म्यू हमारे पास ओमेगा ई म्यू प्लस हाफ माइनस ओमेगा ई एक्स ई म्यू प्लस हाफ होल स्क्वायर प्लस सम अदर टर्म, ठीक है। अब ट्रांजिशन हो रही है 0 से, अब देखो ग्राउंड लेवल क्या होगा, 0 लेवल, म्यू इक्वल टू 0। ये क्या होगा हमारे पास, जी 0 इक्वल टू ओमेगा ई हाफ माइनस ओमेगा ई एक्स ई 1/4, ठीक है। ये हमारे पास ग्राउंड लेवल होगा, तो इसको लिख देंगे ओमेगा ई बाई 2 माइनस ओमेगा ई एक्स ई बाई 4। ये ग्राउंड लेवल होगा, सबसे नीचे वाला लेवल। अब 0 से यदि 1 में ट्रांजिशन है, म्यू इक्वल टू 1, म्यू इक्वल टू 1 क्या होगा, G1 ओमेगा ई 3/2 1 प्लस हाफ 3/2 माइनस ओमेगा ई एक्स ई 1 प्लस हाफ 3/2 का होल स्क्वायर 9/4। ये होगा हमारे पास μ1, ठीक है। अब देखो पहले हमारे पास था, देखो जब हमने सिर्फ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर कंसीडर किया था तब हमारे पास ये लेवल्स थे। अब ये लेवल्स कैसे थे, यहाँ पे देखो जो डिफरेंस था वो था हमारे पास, ये था हमारे पास ओमेगा, ये था हमारे पास ओमेगा बाई 2, ये था हमारे पास 3 ओमेगा बाई 2, ये था हमारे पास 5 ओमेगा बाई 2, ठीक है। अब ओमेगा जो फर्स्ट लेवल है इसमें से भी कुछ टर्म कम हो रही है, ओमेगा ई एक्स ई बाई 4, तो ये लेवल भी थोड़ा सा नीचे शिफ्ट हो रहा है। इसमें से भी कुछ टर्म कम हो रही है, ये लेवल भी नीचे शिफ्ट हो रहा है। अब इनके बीच में जो गैप था वो ओमेगा का था, लेकिन इनके बीच में जो गैप होगा वो तो ओमेगा से थोड़ा सा कम होगा, और ये जो गैप है ये धीरे धीरे और ज़्यादा कम होता जाएगा हायर लेवल पे जाने पे। कैसे देखेंगे, देखो जो गैप है, जो स्पेक्ट्रा है ट्रांजिशन का, ये जो स्पेक्ट्रा है 0 से 1 में जो स्पेक्ट्रा है हमारे पास, डेल्टा जी लिख लेते हैं इसको 0 to 1, डेल्टा जी 0 to 1 G1 माइनस G0, ये लिख सकते हैं हम इसको, डेल्टा जी 0 to 1 जो पहली लाइन है स्पेक्ट्रल लाइन, जो फंडामेंटल बैंड है, इसको हम फंडामेंटल बैंड भी कह सकते हैं, फंडामेंटल बैंड। अब ये ट्रांजिशन कैसा होगा, देखो G1 माइनस G0, इसमें से ये माइनस कर दो, ये वाले टर्म इसमें से, ठीक है। तो ओमेगा ई 3/2 माइनस ओमेगा ई एक्स ई 9/4 माइनस ओमेगा ई बाई 2 प्लस ओमेगा ई एक्स ई बाई 4, तो ओमेगा ई 3/2 माइनस ओमेगा ई बाई 2, तो ओमेगा ई, ठीक है, ओमेगा ई 3/2 माइनस ओमेगा ई बाई 2, ओमेगा ई एक्स ई माइनस कॉमन ले लिया, 9/4 माइनस 1/4, तो ये आ जाएगा ओमेगा ई माइनस 2 ओमेगा ई एक्स ई, ठीक है। ओमेगा ई आना चाहिए था,
ओमेगा ई, यहाँ ओमेगा है, यहाँ पे ओमेगा ई है, ओमेगा ई आना चाहिए था लेकिन ओमेगा ई से भी कम आ रहा है, 2 ओमेगा ई एक्स ई, लेकिन इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा कम होगी, बहुत ज़्यादा कम नहीं होगा, लेवल्स का जो गैप है वो थोड़ा सा चेंज होगा, लेकिन हायर ऑर्डर पे जाने पे और ज़्यादा चेंज होता जाएगा ये, जैसे जैसे हायर ऑर्डर पे जाएंगे। इसका इन जनरल फार्मूला हम निकालते हैं, 0 से म्यू लेवल में ट्रांजिशन हो रही है तो फार्मूला हम कैलकुलेट करते हैं, फिर म्यू की वैल्यू 1 2 3 अलग अलग पुट करके हम देख सकते हैं जो स्पेक्ट्रा है वो कैसा आ रहा है हमारे पास, जो गैप है वो कैसा आ रहा है। तो इन जनरल फार्मूला निकालते हैं पहले हम, ये तो मैंने ऐसे ही तुम्हें बताया है, ठीक है। इन जनरल फार्मूला क्या होगा, देखो इन जनरल फार्मूला क्या होगा हमारे पास, म्यू ले लेते, म्यू वाला तो टर्म है ही हमारे पास, इसमें से 0 वाले माइनस कर दो, तो डेल्टा जी म्यू 0 टू म्यू, 0 टू म्यू ट्रांजिशन है, तो ये क्या होगा, जी म्यू माइनस जी 0, ठीक है। जी म्यू है हमारे पास ओमेगा ई म्यू प्लस हाफ माइनस ओमेगा ई एक्स ई म्यू प्लस हाफ होल स्क्वायर माइनस ओमेगा ई बाय 2, जी 0 वाले ये ट्रांजिशन, ओमेगा ई बाय 2 ओमेगा ई एक्स ई बाय 4 प्लस ओमेगा ई एक्स ई बाय 4। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो इसको ओपन करो, ओमेगा ई म्यू प्लस हाफ माइनस ओमेगा ई एक्स ई, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, म्यू स्क्वायर प्लस 2 म्यू, तो म्यू स्क्वायर प्लस म्यू क्योंकि हाफ है तो 2 म्यू इंटू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1/4, ठीक है, माइनस ओमेगा ई बाय 2 प्लस ओमेगा ई एक्स ई बाय 4, ठीक है। म्यू स्क्वायर, इसमें म्यू स्क्वायर भी आ रहा है, म्यू भी आ रहा है और 1/4 भी आ रहा है। अब देखो इसको सॉल्व करो, ओमेगा ई म्यू प्लस ओमेगा ई बाय 2 माइनस ओमेगा ई एक्स ई म्यू स्क्वायर माइनस ओमेगा ई एक्स ई म्यू माइनस ओमेगा ई एक्स ई बाय 4 माइनस ओमेगा ई बाय 2 प्लस ओमेगा ई एक्स ई बाय 4, ओमेगा ई एक्स ई बाय 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा ई बाय 2 से ओमेगा ई बाय 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा हमारे पास ओमेगा ई, हाँ ओमेगा ई म्यू आ रहा है, ओमेगा ई म्यू माइनस ओमेगा ई एक्स ई म्यू माइनस ओमेगा ई एक्स ई म्यू स्क्वायर, तो ये आ रहा है हमारे पास डेल्टा जी 0 टू म्यू। टोटल ट्रांजिशन आ रही है 0 से म्यू में, 0 से 1 भी हो सकती है, 0 से 2 भी हो सकती है, 0 से 3 भी हो सकती है, 0 से 4 हो सकती है, ठीक है। जो 1 से 2 है, 1 से 4 है, 1 से 3 वो भी तुम फाइंड कर सकते हो, लेकिन उनकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी फाइंड करने की, लेकिन उनको फाइंड करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, ठीक है। यदि पूछा जाए एग्जाम में बाई चांस 1 2 पूछ भी लेते हैं 1 से 2, तो तुम इन जनरल फार्मूला यूज़ करोगे 1 से 2 के लिए, 2 से 3 इन जनरल फार्मूला यूज़ करोगे, लेकिन 0 से 1, 0 से 2, 0 से 3, 0 से 4 ये इन जनरल फार्मूला है हमारे पास, 0 से 1, 0 से 2, 0 से 3, तो ये हमारे पास इन जनरल फार्मूला। अब यहाँ से, अब देखो यहाँ पे पहले हम 0 1 रखते हैं, फिर 2 रखते हैं, फिर 3 रखते हैं, तो ट्रांजिशन देखो कैसे आती है। तो हमारे पास इन जनरल फार्मूला आ रहा है डेल्टा जी 0 टू म्यू इक्वल टू ओमेगा ई म्यू माइनस ओमेगा ई एक्स ई म्यू माइनस ओमेगा ई एक्स ई म्यू स्क्वायर। अब देखो 0 से 1 ट्रांजिशन, देखो 0 से 1 में क्या आएगा, ओमेगा ई माइनस ओमेगा ई एक्स ई माइनस ओमेगा ई एक्स ई, तो ये आएगा ओमेगा ई माइनस 2 ओमेगा ई एक्स ई, 0 से 1। 0 से 2 देखो, 0 से 2 तो 2 आ जाएगा, 2 ओमेगा ई माइनस 2 ओमेगा ई एक्स ई माइनस 4 ओमेगा ई एक्स ई, तो कितना आएगा 2 ओमेगा ई माइनस 6 ओमेगा ई एक्स ई, ठीक है। 0 से 2, 0 से 3, 3 ओमेगा ई माइनस 3 ओमेगा ई एक्स ई माइनस 3 स्क्वायर 9 ओमेगा ई एक्स ई, तो 3 ओमेगा ई माइनस 9 और 3 12 ओमेगा ई एक्स ई, इसको बाहर कॉमन ले लेंगे 3 को, ओमेगा ई माइनस 4 ओमेगा ई एक्स ई। ये ट्रांजिशन होगी हमारे पास, फर्स्ट ट्रांजिशन, सेकंड ट्रांजिशन, थर्ड ट्रांजिशन, ठीक है। ये जो गैप है देखो, देखो जो बैंड्स मिल रहे हैं हमें 0 से 1 में, वो मिल रहा है ओमेगा ई से भी थोड़ा पीछे,
ओमेगा मतलब ओमेगा से थोड़ा पीछे, जो हमारा ओमेगा था उससे थोड़ा पीछे, ओमेगा ई से थोड़ा पीछे। अब जो सेकंड था वो 2 ओमेगा ई से भी थोड़ा पीछे मिलेगा हमें, थर्ड था वो 3 ओमेगा ई से भी थोड़ा पीछे मिलेगा, और इनकी जो इंटेंसिटी होगी वो बहुत कम होगी हायर ऑर्डर पे जाने पे। 0 से 1 में ट्रांजिशन बहुत ज़्यादा होगी, प्रोबेबिलिटी 0 से 2 में वो उससे कम होगी, 0 से 3 में और भी कम होगी। अब इनकी हेल्प से हम देखो ये फाइंड कर सकते हैं जो ओमेगा ई है उसकी वैल्यू और ओमेगा ई एक्स सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इनकी हेल्प से। कैसे फाइंड करेंगे? फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ ओमेगा ई एक्स सी, ओमेगा ई एक्स सी की वैल्यू फाइंड करनी है और ओमेगा ई की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे? देखो एक ट्रांजिशन ले लेते हैं हम, ये लेवल्स हमारे पास तीनों, 0 है, म्यू की वैल्यू 0, म्यू की वैल्यू 1, म्यू की वैल्यू 2। 0 से 1 हमें पता है, 1 से 2, ये दो ट्रांजिशन ले लो, 0 से 1 और 1 से 2। 0 से 1 में ट्रांजिशन के लिए हमारे पास जो लाइन आएगी डेल्टा जी 0 से 1 वो हमने निकाली हुई है। 0 से 1 है ओमेगा ई माइनस 2 ओमेगा ई एक्स ई। 1 से 2 में ट्रांजिशन क्या होगी? 1 से 2 में इन जनरल फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे, डेल्टा जी 1 से 2, जी था हमारे पास, जी म्यू था हमारे पास, ओमेगा ई म्यू प्लस हाफ, यहीं से शुरू करेंगे, माइनस ओमेगा ई एक्स ई म्यू प्लस हाफ होल स्क्वायर। तो हमें देखना है 1 से 2 में, तो G1 हमें पता है, G1 ओमेगा ई 3/2 माइनस ओमेगा ई एक्स ई 9/4, और G2 है हमारे पास, G2 क्या होगा देखो 5/2 ओमेगा ई, म्यू की वैल्यू 2 रखेंगे तो 5/2 ओमेगा ई माइनस ओमेगा ई एक्स ई 2 प्लस हाफ 5/2 25/4। ठीक है, अब इनमें से माइनस कर दो, G2 माइनस G1, तो ये क्या आएगा? इन दोनों का गैप, G2 माइनस G1, 5/2 ओमेगा ई माइनस ओमेगा ई एक्स ई 25/4 माइनस दिस वन 3 ओमेगा ई बाई 2 प्लस ओमेगा ई एक्स ई 9/4। तो इट विल कम आउट टू बी 5/2 माइनस 3/2 ओमेगा ई माइनस ओमेगा ई एक्स ई 25/4 माइनस 9/4, 25 माइनस 9 16, 16/4 4, तो ये आएगा ओमेगा ई माइनस 4 ओमेगा ई एक्स ई। तो ये आएगा G2 माइनस G1, डेल्टा जी 1 से 2 और डेल्टा जी 0 से 1 है हमारे पास ओमेगा ई माइनस 2 ओमेगा ई एक्स ई, और 1 से 2 है हमारे पास ओमेगा ई माइनस 4 ओमेगा ई एक्स ई। इन दोनों को आपस में माइनस कर दो, यहाँ से आया हमारे पास डेल्टा जी 0 से 1, यहाँ से आया हमारे पास डेल्टा जी 1 से 2। कैसे भी फाइंड कर सकते हो तुम, 0 से 1, 1 से 2, इन दोनों का गैप लो आपस का, इन दोनों का आपस में गैप लो, तो देखो क्या आएगा, इन दोनों का आपस में गैप लेंगे, डेल्टा जी 1 से 2 माइनस डेल्टा जी 0 से 1, इन दोनों का आपस में गैप लेंगे तो ओमेगा ई माइनस 4 ओमेगा ई एक्स ई माइनस ओमेगा ई प्लस 2 ओमेगा ई एक्स ई। ठीक है, तो ओमेगा ई से ओमेगा ई कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 2 ओमेगा ई एक्स ई। तो इनका गैप लो, इनका गैप लो, इन दोनों का जो गैप आएगा उनका गैप लो, वो गैप हमें पता होगा एक्सपेरिमेंटली, तो हमें ओमेगा ई एक्स ई की वैल्यू मिल जाएगी माइनस डेल्टा जी अपॉन 2। डेल्टा जी है ये वाला हमारे पास, ठीक है, ओमेगा ई एक्स ई मिल गया। ठीक है, तो ओमेगा ई एक्स ई आ जाएगा। अब यहाँ से ओमेगा ई निकाल लेंगे हम, ओमेगा ई क्या करना है, ओमेगा ई एक्स ई की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, और ये गैप हमें पता होगा, ये वैल्यू हमें पता होगी, इस वैल्यू में ये ऐड करनी है, तो हमारे पास ओमेगा ई आ जाएगा एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, तो ओमेगा ई हम आराम से फाइंड कर सकते हैं, और ओमेगा ई एक्स ई भी फाइंड कर सकते हैं। ये है हमारे पास एन हार्मोनिक कॉन्स्टेंट, एन हार्मोनिक कॉन्स्टेंट। ठीक है, यदि हमें ओमेगा ई पता लग गया, ओमेगा ई से हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, म्यू ऑसिलेशन सी इन टू ओमेगा ई, और म्यू ऑसिलेशन हमें पता है 1/2 पाई रूट के बाई म्यू, यहाँ से के निकालेंगे हम कांस्टेंट। ठीक है, जो हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट है, जो उसका जो हमारा रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट है के यहाँ से निकल जाएगा आराम से, देखो सी इन टू ओमेगा ई, इसको होल स्क्वायर कर दो, 1/4 पाई स्क्वायर के म्यू सी स्क्वायर ओमेगा ई स्क्वायर, तो यहाँ से के आ जाएगा हमारे पास 4 पाई स्क्वायर सी स्क्वायर ओमेगा ई स्क्वायर इंटू म्यू। यहाँ से हम रेस्ट मास भी निकाल सकते हैं यदि हमें रिड्यूस्ड मास भी निकाल सकते हैं यदि हमें के की वैल्यू पता हो। ठीक है, तो अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं इस पर। आई होप ये क्लियर, ये प्योर हमारे पास वाइब्रेशनल है। ठीक है, अब हमने इतना डिस्कवर कर लिया है।
ये हमें इतना बैंड पता लग गया। अब हम इनकी बात करेंगे जो रोटेशनल बैंड है। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे कंबाइंड रोटेशनल प्लस वाइब्रेशन। ठीक है, ये डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है।